हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 को खत्म कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 14 की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। जनरल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल प्रॉपर्टीज लाइक उनका साइज है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, कैटेनेशन का नेचर। तो कुछ जनरल बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, एक आसान सा लेक्चर होगा। इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूं और कुछ चीजें ऐसी आएंगी, बहुत थोड़ी सी चीजें ऐसी आएंगी जो नहीं होंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लगभग जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ग्रुप नंबर 14 की। तो ग्रुप नंबर 14 में 5 एलिमेंट मेनली हम लेते हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, सबसे पहले मैं इन पांचों एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा। देखो, आपको पता होने चाहिए नाम तो सबके, है ना। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, याद रखने का ट्रिक भी है ना, पहले भी बता चुके हैं आपको। काशी गए शंकर प्रभात, तो ऐसे आप उसको याद रख सकते हो पांचों एलिमेंट्स को। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो नियोन, भाई नियोन 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक बढ़ जाएंगे। इसके बाद 3s2 3p2 और इसी तरह से इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे 4s2 4p2, इसमें 5s2 5p2 है ना, और इसके बाद 6s2 6p2। ठीक है, यानी कि अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं ग्रुप नंबर 14 का, तो मैं लिख सकता हूं ns2 np2। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है इनका? ns2 np2। अब सिंस इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s में है 2 p में है। ठीक है, 2 इस सब शेल में 2 इस सब शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +4। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है, आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, कि कई बार ऐसा होता है कि अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, ये इनर्ट हो जाते हैं। ग्रुप में जब अपन डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो आप लोगों को मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो। तो वहां हमने देखा था कि जब डाउन दी ग्रुप जाओगे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो वर्किंग एफिशिएंसी है या निकलने की जो कैपेसिटी है ना, डोनेट करने की, इसको जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है और इसकी वजह से ये +2 ही शो करते हैं। इसके अलावा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लें तो ये -4 शो कर सकते हैं। तो अगर कॉमनली हम बात करें तो ये 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट, +4 +2 और -4। ठीक है, +2 नीचे वाले करेंगे, +4 ऊपर वाले करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो कार्बन अपने कंपाउंड्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। सिलिकॉन की मैं बात करूं तो ये भी अपने कंपाउंड्स में जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। सेम कहानी किसकी है? जर्मेनियम की। जबकि मैं बात करूं टिन और लेड की, तो ये +2 बनाना +2 शो करना ज्यादा पसंद करते हैं। रीजन अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ना। आई होप कि आपको ये पता होगा। ठीक है, चलो, इस पे क्वेश्चन भी दिया था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कि इन दोनों में से SnCl2 और PbCl2 में से ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है ना। याद कीजिए, SnCl2 और PbCl2 में से ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रखना कि अगर मुझसे कोई कहे कि कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैं कहूंगा हाँ करता है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे क्या कार्बन C4+ आयन बना सकता है, आइसोलेटेड C4+ आयन, कैसा है? आइसोलेटेड C4+ आयन, तो मैं कहूंगा नहीं। अरे नहीं समझे, जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है? Al3+, और एक्चुअली में Al3+ एग्जिस्ट भी करता है, Al3+ आयन एग्जिस्ट भी करता है। उसी तरह मुझसे कहा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देके आइसोलेटेड C4+ आयन बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसकी साइज की वजह से। ये बहुत छोटा सा होता है ना। तो इस छोटे से कार्बन से
आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन को दिया जाना पॉसिबल नहीं है। साथ में 4 इलेक्ट्रॉन लेते भी इसलिए नहीं है क्योंकि छोटा साइज है, उन 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये C4- भी शो नहीं करता। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक आइसोलेटेड C4+ नहीं पाया जाता है ना, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकता है। जैसे याद करो यार, CCl4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। देख लो, हमने निकालना सीखा था रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरह निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने कहा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा, इस पर +1 चार्ज आएगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन पर +1, इस पर -1, इसकी वजह से कार्बन पर +1, इस पर -1, इसकी वजह से कार्बन पर +1, इस पर क्लोरीन पर -1, इस पर +1। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4। तो अपने कंपाउंड्स में तो कार्बन +4 शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? टेट्रावैलेंसी। कितनी हो सकती है? टेट्रावैलेंसी। क्लियर है? बट ध्यान रहे कि कभी भी ये आइसोलेटेड C4+ फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? चलो, सेम कहानी इन सबकी होती है। जनरली इनमें से कोई भी एलिमेंट आइसोलेटेड M4+ आयन नहीं बनाता, M4+ का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, ये तो कहानी थी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, साथ साथ हम लोगों ने बात कर ली इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। फर्दर इसमें और क्या बात की जा सकती है? तो बात की जा सकती है अबाउट देयर एटॉमिक साइज, अबाउट देयर एटॉमिक साइज। तो सेकंड हम यही देखेंगे, एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 14। अच्छा, अगर जनरली बात करूं तो जब आप डाउन दी ग्रुप जाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। जब आप डाउन दी ग्रुप जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक साइज, और हमें पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है। यहां भी ऐसा ही होता है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां भी ऐसा ही होता है क्योंकि शेल बढ़ता है ना भाई, है ना। तो सबसे छोटा इस ग्रुप में कौन होता है? कार्बन। कार्बन से बड़ा कौन होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से बड़ा कौन होता है? जर्मेनियम, फिर टिन, और फिर कौन आ जाएगा? लेड। फिर कौन आ जाएगा? लेड। लेकिन अगर मैं इनका एटॉमिक साइज लिखूं तो इनका एटॉमिक साइज कुछ इस तरह से होता है, देखना। इसका जहां तक मेरे को याद है 97 पिकोमीटर, है ना। इसका साइज 118 पिकोमीटर, इसका साइज हो जाएगा 140 पिकोमीटर, इसका 146 पिकोमीटर, और लेड का साइज 157 पिकोमीटर, आई थिंक 157, 118, 140, 146, जस्ट अ मिनट। जर्मेनियम का साइज 122 पिकोमीटर, आप एनसीईआरटी से चेक कर लेना एक बार। इसका 140 पिकोमीटर और इसका 146 पिकोमीटर, एक बार एनसीईआरटी से भी मिला लेना। ये सारे साइज किसमें है? पिकोमीटर। अच्छा सुनो, सही है, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहा है। देखो 97, 118, 122, 140, 146, साइज इंक्रीज कर रहा है। बट साइज का जो इंक्रीमेंट हुआ वो रेगुलर है क्या? मतलब देखो जरा, कार्बन से सिलिकॉन में आपको ये याद नहीं करने, ना साइज आपको याद नहीं करने कि आप इनका रट्टा मारने बैठो, नहीं, मेरे को एक चीज बतानी थी एक्चुअली, समझो। इसका साइज है 97, इसका साइज है 118, अच्छा खासा डिफरेंस है, एक शेल बड़ा है यहाँ पे। इसका साइज है 118, इसका 122, साइज बड़ा तो है बट क्या बहुत ज्यादा बड़ा है? नहीं। फिर रेगुलर है इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद 140, 146, क्या बहुत ज्यादा बड़ा है? नहीं। यहाँ देखो लगभग 20 के आसपास साइज बढ़ा है, 20 पिकोमीटर के आसपास। यहाँ भी 18-19 का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि यहाँ 6 का, यहाँ 4 का। जी हाँ, इंक्रीमेंट तो हुआ बट इतना रेगुलर नहीं हुआ, इर्रेगुलर इंक्रीमेंट है ये। जनरली लगभग 20-22 पिकोमीटर के आसपास साइज बढ़ता है एक शेल के बढ़ने की वजह से। यहाँ क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? तो इसका रीजन भी आपको पता है। आपको पता है कि जब सिलिकॉन से जर्मेनियम पर जाते हैं तो ये आता है 3rd पीरियड में, ये आता है 4th पीरियड में, सही है भाई। कार्बन 2nd पीरियड में, सिलिकॉन 3rd में, जर्मेनियम 4th में। बार बार बता चुका हूं मैं ये बात, है ना। और मैं कह रहा हूं कि एक बार
मैंने एक बार नहीं 2 या 3 बार पहले बताई है इसको, ठीक है। तो आपको खुद से भी ये बात पता होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम पर गए तो 4th पीरियड में चल रहे हैं, अंदर 10 d ऑर्बिटल्स आए होंगे, d इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। भाई यहाँ पर 4th पीरियड में d ब्लॉक के एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे यानी कि इसके अंदर जो इसके पहले जो एलिमेंट आए उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए वो d ऑर्बिटल्स में भरे गए। और हमें पता है d ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर कैसी होती है, पुअर। कैसी शील्डिंग शो करते हैं ये, पुअर शील्डिंग। अब भैया पुअर शील्डिंग शो करते हैं तो डेफिनेटली साइज डिक्रीज करेगा। इसको हम बोलते थे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। याद है क्या बोलते थे? हाँ सर याद आ गया, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। सेम कहानी यहां पर हुई। यहां पर जब टिन से लेड पर गए तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। कैसे आ गए? अरे ये 5th पीरियड में आता है, ये 6th पीरियड में है ना। तो 5th से जब 6th पर जाओगे तो लेंथेनॉइड एलिमेंट आएंगे, जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जा चुका होगा, या कह दूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, इससे पहले जो एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में भरा गया था, उनमें इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में भरे गए थे। और एफ सबशेल का यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 5p2, यही है इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर 4f के इलेक्ट्रॉन आए होंगे, सही है। तो ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं ये कुछ शील्डिंग लगा रहे होंगे 5p पर, तो ये शील्डिंग कैसी होगी, बहुत पुअर। तो शील्डिंग पुअर होगी तो ये जो p ऑर्बिटल है ये पास आ जाएगा, या कह दूं ये वाला जो शेल है ना आउटरमोस्ट, ये पास आ जाएगा। शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग मतलब रिपल्शन कम लग रहा है, तो ये पास आ जाएगा। अल्दो एक शेल बड़ा, यहां से यहां जाते हुए एक शेल बड़ा, बट उस शेल के बढ़ने के इफेक्ट को इस शील्डिंग इफेक्ट ने खत्म कर दिया। क्लियर है? और इन दोनों का साइज लगभग बराबर हो गया। सेम कहानी ग्रुप नंबर 13 में भी थी, वहां तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जा रहा था साइज। याद है एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग सेम आता है, जबकि गैलियम में एक शेल ज्यादा होता है। क्लियर होती है मेरी बात? तो एक इंपॉर्टेंट बात थी, दोबारा से की हम लोगों ने। एटॉमिक साइज डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है बिल्कुल, बट वो डिक्रीज जो कर रहा है वो इररेगुलर है, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट रेगुलर मैनर में नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सोचो जरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है किस पर, एटॉमिक साइज पर। हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यू कैन से जितना कम एटॉमिक साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोगों को दिख रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, व्हेन वी गो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ना। अगेन अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करूं तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इनकी भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। द रीजन इज देयर एटॉमिक साइज, ठीक है। इन दोनों का एटॉमिक साइज लगभग इक्वल है, इन दोनों का एटॉमिक साइज लगभग इक्वल है, या थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी जो डिफरेंस होता है वो बहुत माइनर होता है। क्लियर है? आप चाहें तो डेटा एक बार एनसीईआरटी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो रही आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्दर और क्या बात की जा सकती है इनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में? तो एक बड़ा खूबसूरत नेचर है इन एलिमेंट का, जिसको आप पढ़ भी रहे हैं ऑर्गेनिक में। एक्चुअली में इन सारे एलिमेंट्स का तो नहीं पढ़ रहे आप, बट एक एलिमेंट का पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कार्बन। इनका एक और नेचर है कैटेनेशन। कैसा नेचर है? कैटेनेशन। इसको समझना ध्यान से। कैटेनेशन होता क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द सेम टाइप ऑफ एटम्स, है ना। समझो जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने का नेचर कैटेनेशन है। ऑक्सीजन अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, बट इसका कैटेनेशन कितना है? ज्यादा से ज्यादा ये O3 बना लेगा, 3 एटम जुड़ जाएंगे। जैसे फास्फोरस में फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, S8 की फॉर्म में पाया जाता है। तो दिस इज वंस अगेन कैटेनेशन, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ना, इस कैटेनेशन।
अब ये जो नेचर है ये ग्रुप नंबर 14 में कार्बन के पास भर भर के पाया जाता है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा पाया जाता है। मतलब कार्बन जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बहुत भयंकर शो करता है। ये सब आपको पता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ा है। कितने सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं सीधी चेन में, एक साइक्लिक चेन में या किसी भी तरह से, है ना। साइक्लिक रिंग भी फॉर्म करते हैं जुड़कर, स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं जुड़कर। तो कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ता है और कैटेनेशन शो करता है, ठीक है। अब ये करता क्यों है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो इसका रीजन है इसका स्मॉल साइज। सबसे पहले क्या, सबसे बड़ा रीजन यही है, स्मॉल साइज। अच्छा समझो, कार्बन आपको पता है छोटा सा होता है, 1s2 2s2 2p2, छोटा सा होता है। मान लो मेरे पास एक कार्बन का एटम है ना, इसमें 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं s और p के, sp3 हाइब्रिडाइज। तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब आपको पता है इसका साइज छोटा सा है, छोटा सा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। सेम कहानी ये दूसरे कार्बन के साथ कर सकता है, यहां भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तो ऐसे जुड़ते जाएंगे। और दूसरी चीज कि आपको पता है कार्बन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरह की हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, ये डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। जैसे समझो, मान लो ये 2 कार्बन एटम है, हमने कहा कि ये इसने क्या कहते हैं अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग की। मान लीजिए इसका pz है ना, तो इसके pz ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, है ना। क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसके पास अभी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हमने कहा ये दूसरा। अब आपको पता है कि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो आराम से इस एक्सिस पर भी पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगी। और सिंस इसका साइज छोटा है तो इस एक्सिस पर भी पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कुछ इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो कार्बन कार्बन आपस में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, क्योंकि साइज छोटा है भाई। हाँ, इसके पीछे रीजन साइज है। जरा इसमें आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को पकड़िए एक बार, जर्मेनियम को पकड़ो एक बार, जर्मेनियम को मैंने बनाया यहाँ पे जर्मेनियम। ये इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए एक जर्मेनियम ने दूसरे जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड बनाया। अब जर्मेनियम का साइज तो बड़ा होता है, तो ये इसका pz था, इन्होंने किसी तरह ओवरलैपिंग की और क्या फॉर्म कर लिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और अब जो पाई ओवरलैपिंग होगी या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड बनाने के लिए, वो कुछ इस तरह से होगी। अब खुद से सोचो यार, इनका साइज बड़ा है, इनके इन एक्सिस के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। क्या यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? भाई कार्बन छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, जर्मेनियम इसके कंपैरिजन में अच्छा खासा साइज रखता है, तो क्या इसके px ऑर्बिटल, x एक्सिस मान लेते हैं इसको, और इसके px ऑर्बिटल में क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं। तो क्या ये p पाई बॉन्ड बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखेगा? इसको p पाई बॉन्ड कहेंगे। अरे p ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है ना, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम p पाई कहते हैं। सेम कहानी है, इसको भी हम p पाई बॉन्ड कहेंगे। तो क्या कार्बन के पास या जर्मेनियम के पास बहुत ज्यादा p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी? कार्बन के पास तो होगी, जर्मेनियम के पास नहीं होगी, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, है ना। और इसमें कैटेनेशन का नेचर भी इतना नहीं होता, ठीक है। वही कंपेयर करें अपन सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन का साइज भी कार्बन से थोड़ा बड़ा होता है, तो p पाई बॉन्ड बनाना तो यहां भी थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन ये जरूर है कि ये सिग्मा बॉन्ड बना के थोड़ा बहुत कैटेनेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो कैटेनेशन सभी एलिमेंट शो करते हैं अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना के, बट सबसे ज्यादा कौन शो करता है? कार्बन। और रीजन इसका है इसका स्मॉल साइज, मेन रीजन तो ये है, क्लियर है। साथ में इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर। आपको पता है कार्बन जो है C4+ या C4- आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर सकता है, फिर कह रहा हूं -4 शो कर सकता है, बट ये C4+ आइसोलेटेड C4+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो बॉन्डिंग में इसको कोवेलेंटी करनी है, क्लियर है। चलो, तो कैटेनेशन भी ये शो करते हैं। सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है? सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है सर कार्बन, ठीक है, बड़ा भयंकर कैटेनेशन शो करता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बात और, लास्ट एलोट्रॉपी।
तो ये भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ 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 हाँ, एलोट्रॉप क्या होते हैं जानते हो? एलोट्रोपी क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? हाँ, कोई बोला डायमंड, कोई बोला ग्रेफाइट, कोई बोला फुलरी, इस तरह की बातें चल रही हैं आपके दिमाग में। सर डायमंड, सर ग्रेफाइट, सर फुलरी चल रही है ना, हमें पता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, मैं तो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आपसे। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें एक जैसे एलिमेंट आपस में जुड़े और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड बनाए। मतलब एक जैसे एटम आपस में जुड़े अलग अलग तरीके से और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड फॉर्म करें। सिंपल भाषा में बात करें तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। जैसे आपको पता है कार्बन के 2 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। सर 3 होते हैं, ग्रेफाइट, फुलरी और डायमंड। ठहरो तो सही, कार्बन के 2 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप और एक होते हैं एमोर्फस। कौन से? एमोर्फस एलोट्रॉप। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप वो होते हैं जिसमें ज्योमेट्री वगैरह रेगुलर हो, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। एमोर्फस जिसमें कोई अरेंजमेंट वगैरह फिक्स ना हो, ना इस तरह की बात। तो इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं 3। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप 3 होते हैं। एक तो आपने पढ़ा हुआ है डायमंड, एक आपने पढ़ा हुआ है ग्रेफाइट और एक आपने पढ़ा हुआ है फुलरी, बकमिस्टर फुलरी, है ना। जबकि मैं बात करूं एमोर्फस की तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई सुना होगा नाम आपने, को एक्सेट्रा। ठीक है, मेनली तो हमें इन 3 की बात करनी है। ये एमोर्फस होते हैं, यहाँ कोई अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कार्बन एलोट्रोपी शो करता है। एक्चुअली में अगर यहाँ लेड को छोड़ दें, है ना, यहाँ एक एक्सेप्शन है लेड। एक्सेप्शन क्या है? लेड। लेड को छोड़ दें तो दे ऑल शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब कार्बन भी शो करता है, सिलिकॉन के भी एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकेट वगैरह देखेंगे वो, है ना, सिलिकॉन के भी एलोट्रोप होते हैं। इसके अलावा जर्मेनियम भी एलोट्रोप्स बना सकता है और टिन भी बना सकता है। कार्बन लेड एलोट्रोपी शो नहीं करता। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जनरल प्रॉपर्टीज थी, जिनको हमने डिस्कस किया। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन को। तो एक बार आप एनसीईआरटी से इसको जरूर देख लें, वहां पर अपीयरेंस वगैरह लिखा हुआ है कि एलिमेंट, जैसे आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा कि क्या कहते हैं उसको, जो सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट में सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। जो कार्बन है वो 70 नंबर पे आता है। इस तरह की बात है कि मतलब एक लाइन तो एनसीईआरटी में बड़ी गजब लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि कार्बन एक चंचल एलिमेंट है ना, शैतान एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है आपको ऑर्गेनिक मटेरियल में मिलेगा, जैसे हमारे टिश्यूज में मिलता है, सेल्स में मिलता है। हमारी बॉडी में कार्बन का बहुत जबरदस्त रोल है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, और ये सब जो हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कार्बन प्लास्टिक में भी होता है ना। मतलब थोड़ी अजीबोगरीब सी चीज पहली बार सुनने में लगती है, लेकिन सिंस आपने ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। कार्बन मतलब मैजिक। ठीक है, चलिए, तो कार्बन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ से नोट्स बनाएं, एक बार एनसीईआरटी रीड करें जरूर। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।